क्या आप जानते हैं, हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी एक छोटा स्टार्टअप था। लेकिन कुछ स्टार्टअप सफल हो जाते हैं और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब देती है किताब द लीन स्टार्टअप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। हम बात कर रहे हैं एरिक रियस द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब द लीन स्टार्टअप की। इस किताब में एरिक रियस ने यह बताया है कि कैसे आप कम संसाधनों में भी अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं, कैसे लगातार प्रयोग करते हुए कम से कम समय में अपने आइडिया को बाजार में लाया जा सकता है। एरिक रियस एक उद्यमी और लेखक है जिन्होंने कई कंपनियों की नींव रखी और उन्हें सफल बनाया। उनके खुद के अनुभवों से सीखे गए सबक ही द लीन स्टार्टअप के मुख्य सिद्धांत बने। इस किताब के माध्यम से उन्होंने बताया कि बिजनेस में केवल आइडिया होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से लागू करना और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से लगातार सुधार करना भी जरूरी है। द लीन स्टार्टअप का मतलब है कम लागत में तेज गति से प्रयोग करके सीखते हुए बिजनेस खड़ा करना। इस किताब में लेखक ने एक अनोखा तरीका बताया है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा आइडिया काम करेगा या नहीं, और अगर नहीं करता तो हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। एरिक रियस ने अपनी किताब में 5 मुख्य सिद्धांत बताए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एरिक रियस की किताब द लीन स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिल्ड, मेजर, लर्न। इसका मतलब है कि बिजनेस में परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए इंतजार करने की बजाय जल्दी से जल्दी एक प्रोटोटाइप, बेसिक वर्जन बनाना चाहिए, उसे ग्राहकों के सामने पेश करना चाहिए और उनके फीडबैक के आधार पर उसमें सुधार करते रहना चाहिए। जब आप बिना बाजार की जरूरत समझे एक बड़ा प्रोडक्ट बनाने में सालों का समय लगा देते हैं तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लोगों की समस्याओं को हल न कर सके। इसलिए द लीन स्टार्टअप कहती है कि आपको तुरंत एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाकर बाजार में उतार देना चाहिए। MVP का मतलब है एक ऐसा बेसिक प्रोडक्ट जिसमें केवल सबसे जरूरी फीचर्स हों। मान लीजिए कि आप एक ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जो लोगों को उनके दैनिक खर्चे ट्रैक करने में मदद करे। अगर आप शुरू से ही एक परफेक्ट ऐप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कई एडवांस फीचर्स हो तो आपको महीनों या सालों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक बेसिक फीचर वाला ऐप बनाकर लॉन्च करें जिसमें लोग अपने खर्चे नोट कर सके तो आपको जल्दी से फीडबैक मिलेगा कि लोग इससे क्या और कैसे सुधार चाहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है ड्रॉपबॉक्स। जब ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर ने अपना आइडिया लोगों को समझाने की कोशिश की तो किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसके बाद एक साधारण वीडियो बनाया जिसमें यह दिखाया गया कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा और ड्रॉपबॉक्स को बहुत सारे शुरुआती यूजर्स मिल गए। इसके बाद फीडबैक के आधार पर उन्होंने प्रोडक्ट में सुधार किया और इसे सफल बना दिया। सबसे पहले आपको एक बेसिक प्रोडक्ट तैयार करना होगा। यह प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना होना चाहिए कि लोग इसे इस्तेमाल करके आपको फीडबैक दे सकें। अगर आप एक कैफे शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में एक छोटी सी जगह पर सीमित आइटम्स के साथ शुरू करें। ग्राहकों से जानें कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है और क्या सुधार किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे अपने मेन्यू और सेवाओं में बदलाव करें। जब आपका प्रोडक्ट लोगों के बीच आ जाए तो अब आपको उनके अनुभव को मापना होगा। यह जानना जरूरी है कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं। ग्राहकों से सीधे फीडबैक लें। देखिए कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लोग बार बार आपकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या हल कर रहा है। जब ज़ैपोस की शुरुआत हुई तो उन्होंने बिना स्टॉक के जूते बेचने का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बस एक वेबसाइट बनाई और लोकल दुकानों के जूतों की तस्वीरें डाल दी। जब कोई ग्राहक ऑर्डर करता तो वे दुकान से जूते खरीदकर डिलीवर कर देते।
इस तरीके से उन्होंने बहुत कम लागत में ये समझ लिया कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में रुचि रखते हैं। जब आप फीडबैक माप लें तो अब समय है सीखने का। ये सीखना कि आपके प्रोडक्ट में क्या सुधार किया जा सकता है और कैसे इसे ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर लोग बार बार एक ही फीचर की मांग कर रहे हैं तो उसे प्राथमिकता दें। जो चीजें काम नहीं कर रही हैं उन्हें हटाने से न डरें। ग्राहकों की जरूरतों को समझकर ही अगला कदम उठाएं। एबीबी की शुरुआत भी कुछ इसी तरह हुई थी। जब इसके फाउंडर्स ने शुरुआत में अपनी सर्विस लॉन्च की तो उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने ग्राहकों से बातचीत की और समझा कि लोगों को जिन घरों में रुकना है उनकी तस्वीरें अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं। उन्होंने तुरंत अपने प्रोडक्ट में सुधार किया और हर घर की प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाना शुरू कर दिया। इस छोटे से सुधार ने एयरबीएनबी को एक बड़ी कंपनी बना दिया। बिल्ड मेजर लर्न एक चक्र की तरह काम करता है। पहले एक प्रोडक्ट बनाओ, उसका इस्तेमाल करके ग्राहकों से फीडबैक लो, फिर उस फीडबैक के आधार पर सुधार करो। इसके बाद दोबारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराने से आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे इतना बेहतर हो जाएगा कि वो बाजार में अपनी जगह बना लेगा। बिल्ड मेजर लर्न सिद्धांत ये सिखाता है कि बिजनेस में जल्दी से जल्दी शुरू करना, फीडबैक लेना और सुधार करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो आपका बिजनेस ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से तेजी से विकसित होगा और आप समय व पैसे की बर्बादी से बच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिजनेस में एक रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि वो रास्ता सही नहीं है। इस स्थिति में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पाइवोट दिशा बदलना या परसेवियर उसी दिशा में डटे रहना। एरिक रियस कहते हैं कि एक सफल बिजनेस को यह समझने की जरूरत होती है कि कब दिशा बदलनी है और कब उसी रास्ते पर मेहनत जारी रखनी है। सही समय पर यह फैसला लेना ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क पैदा करता है। पाइवोट का मतलब है अपनी रणनीति बदलकर एक नई दिशा में जाना, लेकिन अपने मूल उद्देश्य को बनाए रखना। यह तब जरूरी होता है जब आपको यह समझ में आ जाए कि जो तरीका आपने अपनाया है वो ग्राहकों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। पाइवोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिजनेस का तरीका बदल दें। इंस्टाग्राम की शुरुआत एक चेक इन ऐप के रूप में हुई थी, जिसमें लोग अपनी लोकेशन शेयर कर सकते थे, लेकिन इस ऐप को ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने यूजर से फीडबैक लिया और पाया कि लोग इसमें फोटो शेयर करने वाले फीचर को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पाइवोट किया और इंस्टाग्राम को सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप बना दिया। यही सही दिशा में उठाया गया कदम उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना। परसेवियर का मतलब है जब आपको यह महसूस हो कि आप सही रास्ते पर हैं, तो उसी दिशा में लगातार मेहनत करते रहना। कई बार शुरुआती दिनों में रिजल्ट न मिलने पर भी सही दिशा में डटे रहना बहुत जरूरी होता है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का उदाहरण लें। जब उन्होंने अमेज़न की शुरुआत की थी तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। शुरुआती कुछ सालों तक उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने परसेवियर किया, यानी उसी बिजनेस मॉडल में लगातार सुधार करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अन्य प्रोडक्ट्स भी जोड़ने शुरू किए और अमेज़न आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। एरिक रियस कहते हैं कि यह समझना कि आपको पाइवोट करना है या परसेवियर करना है एक मुश्किल लेकिन जरूरी काम है। इसके लिए आपको अपने डेटा और फीडबैक पर ध्यान देना होगा। अगर ग्राहक आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं है, बार बार शिकायतें कर रहे हैं या आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको पाइवोट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं और छोटे छोटे सुधार से चीजें बेहतर हो रही हैं, तो परसेवियर करें। पाइवोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार रास्ता बदल दें। आपको यह भी समझना होगा कि कभी कभी परसेवियर करना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
जब आपको लगे कि आपने हर संभव कोशिश कर ली है और फिर भी चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो पाइवोट करें। जब आपको लगे कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो परसेवियर करें। नेटफ्लिक्स की शुरुआत डीवीडी किराए पर देने वाले बिजनेस के रूप में हुई थी। जब उन्होंने देखा कि डिजिटल स्ट्रीमिंग का बाजार बढ़ रहा है, तो उन्होंने पाइवोट किया और डीवीडी से हटकर पूरी तरह से डिजिटल स्ट्रीमिंग पर फोकस कर लिया। लेकिन इसके बाद भी वे अपने बिजनेस मॉडल को लगातार सुधारते रहे और परसेवियर करते हुए धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गए। बिना डेटा के पाइवोट या परसेवियर का फैसला लेना सही नहीं होगा। अपने ग्राहकों का फीडबैक लें, उनके व्यवहार को समझें और फिर तय करें कि आगे क्या करना है। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी टीम भी महसूस कर रही है कि कुछ बदलाव की जरूरत है, तो पाइवोट करने पर विचार करें। अगर ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो यह पाइवोट करने का इशारा हो सकता है। वहीं अगर ग्राहक धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो परसेवियर करना सही रहेगा। पाइवोट और परसेवियर का सही फैसला लेना एक आर्ट की तरह है। अगर आप सही समय पर पाइवोट करते हैं, तो आप बड़ी असफलता से बच सकते हैं, और अगर सही समय पर परसेवियर करते हैं, तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बिजनेस में हो और ऐसा लगे कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो ये जरूर सोचें, क्या मुझे पाइवोट करना चाहिए या परसेवियर? जब भी हम किसी नए बिजनेस या स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, हमारा सबसे बड़ा डर यह होता है कि हमारा प्रोडक्ट सफल होगा या नहीं। एरिक रियस इस समस्या का एक सरल और प्रभावी हल देते हैं। MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करे, ताकि आप बिना ज्यादा समय और पैसे लगाए ये जान सकें कि आपका आइडिया मार्केट में काम करेगा या नहीं। MVP वो शुरुआती वर्जन होता है जिसमें केवल जरूरी फीचर्स होते हैं। इसका मकसद है जल्दी से प्रोडक्ट को बाजार में लाना, फीडबैक लेना और फिर लगातार सुधार करना। MVP बनाने से आप ये जोखिम नहीं उठाते कि आपने महीनों की मेहनत और ढेर सारे पैसे लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बाजार में फेल हो जाए। सोचिए, एक युवा उद्यमी राहुल ने एक ऐप बनाने की सोची जो लोगों को ट्रैवल प्लानिंग में मदद करे। उसने सोचा कि वो इस ऐप में ढेर सारे फीचर्स डालेगा, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, गाइड रिव्यू और यहां तक कि ट्रैवल डायरी भी। लेकिन इससे पहले कि वो इसे पूरी तरह से तैयार कर पाता, उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय और पैसा लग जाएगा। इसलिए उसने केवल एक बेसिक फीचर के साथ शुरुआत की, होटल रिव्यू और बुकिंग। उसने इसे कुछ ग्राहकों को इस्तेमाल करने के लिए दिया और उनसे फीडबैक लिया। धीरे धीरे उसने बाकी फीचर्स भी जोड़ने शुरू किए। इस तरह उसने कम समय में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और फीडबैक के आधार पर इसे बेहतर बनाता रहा। MVP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कम समय और लागत में यह जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सफल होगा या नहीं। MVP आपको ग्राहकों से सीधे फीडबैक लेने का मौका देता है। यह फीडबैक आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से फीचर जरूरी है और कौन से नहीं। MVP आपको यह मौका देता है कि आप तेजी से अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकें। जब आप ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, तो आप उन्हें अधिक वैल्यू दे सकते हैं। आपने ड्रॉपबॉक्स का नाम सुना होगा। जब ड्रॉपबॉक्स की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक वीडियो डेमो तैयार किया जिसमें दिखाया गया था कि उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। ये उनका MVP था। इस डेमो को देखने के बाद उन्हें हजारों लोगों से फीडबैक मिला, जिन्होंने इस आइडिया में अपनी दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद ही उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्ट तैयार किया। अगर वे पहले ही एक पूरा सॉफ्टवेयर बना देते, तो शायद उन्हें इतनी जल्दी मार्केट से सही फीडबैक नहीं मिल पाता। सबसे पहले ये समझें कि आपके ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपका MVP उस समस्या का हल देने वाला होना चाहिए। शुरुआत में केवल उन फीचर्स को शामिल करें जो जरूरी है।
बाकी फीचर्स को बाद में जोड़ा जा सकता है। एमवीपी का मुख्य उद्देश्य है जल्दी से मार्केट में आना, इसलिए परफेक्शन की चिंता में देरी न करें। कई बार लोग ये सोचकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में देरी करते रहते हैं कि जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक इसे लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन एरिक रियस कहते हैं कि परफेक्शन का इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है। आपका एमवीपी परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि वो ग्राहकों की समस्या हल कर सके। परफेक्शन धीरे धीरे आता है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। मान लीजिए मोहित एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहता है। अगर वो हर लेक्चर को बार बार सुधारने और परफेक्ट बनाने में ही लगा रहेगा तो शायद उसे कोर्स लॉन्च करने में सालों लग जाएंगे। इसके बजाय अगर वो बेसिक लेवल का कोर्स बना ले और इसे कुछ स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए दे तो उसे पता चल जाएगा कि कहां सुधार की जरूरत है। फीडबैक के आधार पर वो अपने कोर्स को धीरे धीरे बेहतर बना सकता है। ज़ैपोज़ ने अपना एमवीपी एक साधारण ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ कुछ जूतों की तस्वीरें पोस्ट की और देखा कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। ट्विटर का शुरुआती वर्जन केवल एक बेसिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन फीडबैक के आधार पर उन्होंने इसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदल दिया। एमवीपी का मतलब है कम से कम चीजों के साथ शुरुआत करना, जल्दी से मार्केट में जाना, फीडबैक लेना और लगातार सुधार करते रहना। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बिजनेस या प्रोडक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो एमवीपी के कॉन्सेप्ट को जरूर अपनाएं। परफेक्शन का इंतजार न करें, बस शुरुआत करें, सीखें और सुधार करें। यही सफलता का सही तरीका है। आजकल के बिजनेस और स्टार्टअप वर्ल्ड में एक सवाल अक्सर उठता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? खासकर जब बात इनोवेशन की होती है। क्या हम जिस नए आइडिया या प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं वो सच में ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर पाएगा, या क्या वो मार्केट में सफल होगा? एरिक रियस ने इस सवाल का एक बड़ा ही सरल और असरदार हल दिया है। इनोवेशन अकाउंटिंग, यानी इनोवेशन को मापने का तरीका। इनोवेशन अकाउंटिंग वह प्रक्रिया है जिससे आप ये माप सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया वाकई में विकास की दिशा में बढ़ रहा है या नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि आपके द्वारा किए गए इनोवेशन और सुधार असल में ग्राहकों की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं। राहुल को याद है कि जब उसने अपना नया ऐप लॉन्च किया था तो वो खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसे ये सवाल आया, क्या ये ऐप सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या उपयोगकर्ताओं का अनुभव अच्छा है? क्या इस ऐप को ज्यादा लोग अपनाने वाले हैं? एरिक रियस के इनोवेशन अकाउंटिंग के सिद्धांतों को अपनाने के बाद राहुल ने यह समझा कि केवल फीडबैक से काम नहीं चलता, उसे डेटा का सही उपयोग करना पड़ेगा। उसे अब यह मापने की जरूरत थी कि क्या उसके ऐप के फीचर्स सच में ग्राहकों के काम आ रहे हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है, यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस के बारे में क्या आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका ऐप है तो क्या आपके ऐप डाउनलोड हो रहे हैं? क्या लोग लंबे समय तक ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब जब आप अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव करते हैं या नया फीचर जोड़ते हैं तो आपको यह मापने की जरूरत है कि उस बदलाव का असल प्रभाव क्या पड़ा है। क्या नए फीचर से आपकी यूजर बेस बढ़ी है? क्या इससे ग्राहक संतुष्ट हो रहे हैं? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि राहुल ने अपने ऐप में एक नया फीचर जोड़ा जिसमें यूजर्स को रिव्यू और रेटिंग देने का ऑप्शन दिया गया। पहले ऐप पर केवल 10 रिव्यू थे, लेकिन नए फीचर के बाद कुछ ही दिनों में 100 रिव्यू आ गए। अब राहुल ने यह आंकड़ा देखा और समझा कि इस बदलाव से यूजर्स की इंटरैक्शन बढ़ी है। एक बार जब आपने अपने बदलाव का माप लिया तो आपको यह फैसला लेना होता है कि क्या आपको अपने आइडिया में बदलाव, पाइवोट करना चाहिए, या जो आप कर रहे हैं उसे जारी रखना चाहिए। परसेवियर, पाइवोट का मतलब है अपने प्रोडक्ट या रणनीति में बदलाव लाना, जबकि परसेवियर का मतलब है अपनी दिशा को बनाए रखना, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। एक और उदाहरण,
मान लीजिए कि राहुल ने देखा कि उसका ऐप अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना उसने सोचा था। उसने इसके लिए कुछ समय तक सही डेटा इकट्ठा किया, जिसमें उसे पता चला कि लोग ऐप पर रिव्यू देख तो रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग बिना रेटिंग के निकल जा रहे हैं। अब राहुल को समझ आया कि शायद उसे ऐप को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना होगा या उसे कुछ नया फीचर जोड़ना होगा। यह उसे पाइवोट करने की ओर ले गया, जहां उसने एक नया इंटरफेस डिजाइन किया। इनोवेशन अकाउंटिंग आपको इस लायक बनाता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में केवल अनुमान नहीं लगाते, बल्कि डेटा के आधार पर सही फैसले लेते हैं। उदाहरण, किसी स्टार्टअप को शुरू में यह लगता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन जब वे ग्राहक से डेटा लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोग उनके प्रोडक्ट को उतना पसंद नहीं कर रहे जितना वे सोच रहे थे। ऐसे में सही मापदंडों के आधार पर वे अपना प्रोडक्ट सुधार सकते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में लगातार क्या सुधार हो रहे हैं और क्या वो मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। बिना माप के आप बस कागज पर आइडिया बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सिर्फ सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही आप अपना समय और संसाधन बचा सकते हैं। आइए अब एक और उदाहरण पर बात करें। इंस्टाग्राम का शुरुआती वर्जन सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप था। इसका मूल फीचर था फोटो को सिंपल तरीके से एडिट करके शेयर करना। हालांकि उनके पास बहुत सारे फीचर्स नहीं थे, लेकिन ग्राहकों से लगातार फीडबैक लेकर उन्होंने धीरे धीरे ऐप को बेहतरी की ओर बढ़ाया। जब इंस्टाग्राम ने वीडियो फीचर लॉन्च किया तो उसकी सफलता के बाद उन्होंने अपनी रणनीति को और बेहतर किया। इनोवेशन अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ नए आइडियाज को लागू करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपके बदलाव का असल प्रभाव क्या है और क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्टार्टअप या बिजनेस में इनोवेशन लाना चाहते हैं तो इनोवेशन अकाउंटिंग को जरूर अपनाएं। सही मापदंड, डेटा और निरंतर सुधार से आप अपनी सफलता की दिशा सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए सबसे अहम सवाल होता है, हमारी ग्रोथ का सही तरीके से माप कैसे करें? यानी ये समझना कि आपकी सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको सही मैट्रिक्स का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको दिशा दिखाता है और ये बताता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। एरिक रियस ने द लीन स्टार्टअप में बताया कि सिर्फ डेटा जमा करने से काम नहीं चलता, बल्कि आपको सही डेटा और मैट्रिक्स का चुनाव करना चाहिए जो आपकी सफलता को सही तरीके से मापे। सही मैट्रिक्स का मतलब है ऐसे आंकड़े या डेटा जिनसे आपको ये जानकारी मिल सके कि आपके बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर आपने सही मैट्रिक्स का चुनाव किया तो आप अपनी रणनीतियों में बदलाव ला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल एक ऑनलाइन फैशन स्टोर चला रहा था। शुरुआत में वो केवल ये देख रहा था कि उसके वेबसाइट विजिटर्स की संख्या कितनी बढ़ रही है, परंतु जब उसने सही मैट्रिक्स को समझा और ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को समझना शुरू किया तो उसने ये देखा कि सिर्फ विजिट्स का बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि कितने लोग विजिट के बाद खरीदारी करते हैं। इसी मैट्रिक को देखकर उसने वेबसाइट को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया और शॉपिंग का प्रोसेस आसान किया, जिससे उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप किस समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्या वो समस्या ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है? अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन समस्याओं का समाधान करता है तो सही मैट्रिक से आपको यह बताने में मदद मिलेगी कि आपकी दिशा सही है। मान लीजिए कि रिया ने एक ऐप शुरू किया जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। शुरुआत में उसने केवल डाउनलोड्स को मापने का सोचा, लेकिन जब उसने ग्राहकों से बात की तो वो ये जान पाई कि लोग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। तब उसने DAU, डेली एक्टिव यूजर्स और रिटेंशन रेट जैसी मैट्रिक्स पर ध्यान दिया।
ताकि वो ये समझ सके कि लोग ऐप पर ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहे हैं। ये मेट्रिक उसे बेहतर फीचर्स जोड़ने के लिए प्रेरित किया और ऐप का रिटेंशन रेट बढ़ गया। आपको यह तय करना होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप फंड्स इकट्ठा करने के लिए ध्यान दे रहे हैं या क्या आप अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और ग्राहक संतुष्टि मापने पर जोर दे रहे हैं? आलोक एक छोटे स्टार्टअप के संस्थापक थे जिन्होंने एक नई मार्केटिंग टूल लॉन्च किया। शुरू में वो केवल अपने सोशल मीडिया फॉलोवर्स और ट्रैफिक को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये समझा कि सिर्फ ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कन्वर्शन रेट और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC पर ध्यान देना शुरू किया। यह मेट्रिक उनके लिए ज्यादा उपयोगी साबित हुआ क्योंकि इससे उन्हें अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिली। आपको यह समझने की जरूरत है कि आंकड़े आपको जो बताते हैं उस पर आधारित फैसले लें। एक ऐसा निर्णय न लें जो सिर्फ आपकी भावना या अनुमान पर आधारित हो। सान्या एक नए स्टार्टअप की संस्थापक थी जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। शुरुआत में वो ये मानती थी कि उनके पाठ्यक्रम बहुत अच्छे हैं और उन्हें लगता था कि स्टूडेंट्स के लिए ये काफी सहायक होगा, लेकिन जब उन्होंने मैट्रिक्स के जरिए देखा कि उनका यूजर एंगेजमेंट रेट बहुत कम था, तो उन्होंने अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार किया। इसके बाद उसने पाठ्यक्रम के कंटेंट को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाने के लिए बदलाव किए और यूजर एंगेजमेंट बढ़ा। सही मैट्रिक से आपको यह पता चलता है कि आप कहां जा रहे हैं और क्या आपकी दिशा सही है। आपको यह समझने में मदद मिलती है कि किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। सही मैट्रिक्स आपको सही डेटा देते हैं जिस पर आप अपने निर्णयों को आधार बना सकते हैं। यह आपको यह विश्वास देता है कि आप अनुमान के बजाय ठोस तथ्यों के आधार पर काम कर रहे हैं। सही मैट्रिक्स से आप ग्राहकों की जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आप उनकी संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। सही मैट्रिक्स का चुनाव आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सही आंकड़ों और मैट्रिक्स पर ध्यान देंगे तो आप अपनी रणनीतियों को और बेहतर बना सकेंगे, अपने प्रोडक्ट को सुधार सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप ग्राहक संतुष्टि में सुधार कर सकेंगे। द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है जल्दी शुरू करो, तेजी से सीखो और लगातार सुधार करो। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो आप भी अपने स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।